हाय एवरीवन। सर प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी ऑडियो सही है। जी सर। कैरी कैरी ऑन प्लीज। जी सर, स्क्रीन भी विजिबल है और ऑडियो भी आ रही है। ओके। सो अभी तक हमने जितना भी कवर कर लिया है, अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं। अच्छा, हम लास्ट डे से ना पांडास हमने पढ़ा था और हमने नंपाई भी पढ़ लिया। आज हमने डाटा विजुअलाइजेशन पढ़ना है। तो ये हम सारा कुछ जो हमने पांडास में सिर्फ देखा था कि हम किस तरह डाटा को स्टडी कर रहे थे कि क्या हमारे पास हेड में क्या है, कॉलम्स में क्या है, कंडीशंस किस तरह लगा सकते हैं। तो ये हम बेसिकली ये होता है ईडीए। ईडीए हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ठीक है कि जो हमने काम करना है अपने डाटा के साथ वो एक्चुअल में किस तरह का दिखता है। ठीक है, पांडा से हमने स्टडी किया था डाटा को कि हमारे पास क्या था, हमारे पास कॉलम्स में क्या है, हमारे पास रोज में कितना डाटा है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, एंड ऑल दैट। ठीक है। अब हमने अब अगर तो लेट्स से मेरे पास जैसे टाइटैनिक का डाटा सेट देखा था हमने, तो हमारे पास 802 रो रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, मेरे पास इतना ज्यादा रिकॉर्ड था और मेरे पास 10 कॉलम थे। ठीक है। अब मैं अगर उसको देखने लग जाऊं बारी बारी, तो 802 रिकॉर्ड्स को देखने में और उसके 10 फीचर्स को स्टडी करने में मुझे आई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि मुझे समझ आए कि भाई इस डाटा में पैटर्न क्या है और डाटा किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द डाटा बेटर, हम डाटा विजुअलाइज करते हैं यूजिंग ग्राफ्स। ठीक है, डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं। एक्चुअली मशीन लर्निंग में बेसिकली है क्या, हमने डाटा को देखना है, उसमें पैटर्न फाइंड करना है और मशीन को लर्न करवाना है। ठीक है। तो जब तक हमें पैटर्न नहीं पता चलेगा कि मेरे डाटा सेट का पैटर्न क्या है, मैंने किस रिलेशनशिप को स्टडी करना है, तो आई कैन नॉट यूज कि मैं मशीन लर्निंग का कौन सा मॉडल यूज करूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाऊं तो किस पे लगाऊं। ठीक है। तो फिर हमने पांडास नमपाई से हमने कैलकुलेशंस की, अपने डाटा सेट को जो साफ करना था हमने वो किया, क्लीन किया डाटा सेट अपना। ठीक है। पांडा से हमने अपना डाटा विजुअलाइज कर लिया कि भाई हाँ ठीक है मेरे पास ये डाटा सेट आ रहा है। ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो डाटा विजुअलाइज किस तरह हो रहा है, उसका ट्रेंड्स क्या है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम ईडीए कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेनिंग पार्ट। ठीक है। ओके। तो हमने देख लिया कि वाई विजुअलाइजेशन मैटर्स। ठीक है, विजुअलाइजेशन मैटर्स क्यों करती है, और अब आज के बाकी लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं। बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट और कोरिलेशन आइडिया। ठीक है। ये हमने डिफरेंट ग्राफ्स कब किस टाइम पे कौन सा यूज करना है और हमें क्या बता कि कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा हमेशा जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इट इज लाइक व्हाट द लाइब्रेरीज यू आर वर्किंग ऑन। ठीक है, नमपाई को हमने इंपोर्ट करना ही करना है। ठीक है, नमपाई हमें बेसिकली हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है उसके लिए आता है। पांडास हम यूज की। आज हमने यूज करनी है मैट प्लॉट लिब। ठीक है, दिस इज मैट प्लॉट लिब। ठीक है। ये हमें ग्राफ प्लॉट करके देती है। ठीक है, अब उस तरह से नहीं हम करेंगे कि हम मैनुअल जाएं और हर चीज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है प्लॉट करें। तो ये लाइब्रेरी है विच हेल्प्स अस टू क्रिएट चार्ट्स। ठीक है। इसके साथ एक और लाइब्रेरी होती है सीबॉन्ड। ठीक है, जिसमें आपके पास ज्यादा होती हैं चीजें टू डेकोरेट डेकोरेट एंड मेक योर ग्राफ गुड, और उसमें ज्यादा चीजें बता सकता है। लेकिन हम मैटप्लोट्लिब को स्टडी करेंगे, लेकिन आप लोग अपने एंड से भी जब आपको टाइम मिले तो आप ये एक लाइब्रेरी है सीबोन, ठीक है, इससे भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो यू विल गेट बेटर आइडिया ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, सीबोन। ठीक है। मैटप्लोट्लिब आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम बेसिक ग्राफ्स कैसे करते हैं, लेकिन ये जो मोर एनालिसिस होता है ग्राफ पे वो हम सीबोन से करते हैं। ठीक है। उसमें भी अगर टाइम मिला तो हम देख लेंगे कमिंग लेक्चर्स में, बट बेसिकली आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक स्टेप पहला वही, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। ठीक है, हमने मैटप्लोट्लिब इंपोर्ट किया और नंपाई इंपोर्ट किया, क्योंकि हमने कुछ डाटा को देखना भी है तो हम नंपाई इसलिए इंपोर्ट किया है। ओके, विजुअलाइजेशन क्यों मैटर करती है, हमने देख लिया कि डाटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है। ये अभी तो 1 2 3 4 5 इसके अंदर वन बाय वन का मैट्रिक्स है, 5 रोज हैं। ठीक है, नंबर समझ आ रहा है मुझे, 45 55 75 85 95, बट वट इफ के मैट्रिक्स मेरा 1x3 का हो। ठीक है, 3x3 का हो। ठीक है, यानी मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, और जब मेरे पास हो 82 रोज हो और मेरे पास 10 कॉलम हो। ठीक है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट कि मैं देखूं कि भाई हर रो का हर फीचर के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, आई वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट।
सो आई विल मूव टुवर्ड्स चार्ट्स, ठीक है, ताकि मुझे चार्ट्स बता दे कि भाई तुम्हारे चार्ट्स में ये वैल्यूज हैं, इनका ये ट्रेंड है, इनका ये कर्व है। तो दैट्स हाउ विजुअलाइजेशन मैटर्स, ठीक है। चार्ट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द स्टोरी इनसाइड आवर डाटा, ठीक है। और इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हमें हमारे आंसर हो जाते हैं। विच वैल्यू इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, कोई चीज इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ज्यादातर वैल्यूज लो हैं कि हाई हैं। जैसे हमने टाइटैनिक का डाटा सेट देखा था, उसमें हमें पता चल सकता था कि ज्यादातर लोग मर गए हैं या ज्यादातर लोग बच गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई दो क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन क्या है, जो हम डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, या क्या उनके आपस में कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं है, ये भी हमें पता चलेगा, ठीक है। इज देयर एनी अनयूजुअल वैल्यू, इसको हम कहते हैं आउटलायर्स, ठीक है। आउटलायर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक वैल्यू ऐसी है जो बाकी सारे डेटा सेट से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 10, दूसरे के आए 11, ठीक है, एक के आए 12, ठीक है। अब इस सारे डाटा सेट में एक बच्चा आता है जो बस पढ़ता ही है और उसने 90 नंबर ले लिए, ठीक है। अब इस 90 नंबर ने क्या किया, इसने बाकी सबका ग्रेड जाया कर दिया, ठीक है। लेट्स से इसको ए मिल गया है, ठीक है, और रिलेटिव ग्रेडिंग हुई तो इसको सी मिल गया या डी मिल गया, जो भी मिल गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आउटलायर है, ठीक है। जैसे इस वैल्यू ने, इस स्टूडेंट ने बाकियों के ग्रेड्स अफेक्ट कर दिए, इसी तरह हमारे डाटा सेट में भी यही होता है। अगर तो एक वैल्यू बड़ी डिफरेंट आ जाए तो वो पूरे डाटा की स्क्यूनेस खराब कर देती है, उसका रिलेशनशिप खराब कर देती है, ठीक है। अब जैसे मोस्टली चीजें तो ये 10 11 वाला आपस में रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा गैप आ गया वैल्यूज में कि ये अब पूरा डाटा जो है ना वो, उसका मीन भी गलत निकलेगा, उसका हर चीज अफेक्ट कर देगी, ठीक है। और मशीन को पता नहीं चलेगा, वो तो रिलेशनशिप ढूंढने लगेगी, लेकिन 12 और 90 में रिलेशनशिप भी कोई नहीं है। तो इसको हम आउटलायर्स करते हैं, और देर आर डिफरेंट वेज कि हम अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में आउटलायर्स को किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे आउटलायर्स बेसिकली है क्या, वो देख लिया हमने क्या है, कैसे दिखते हैं, और उनको हमने हैंडल कैसे करना है, वो हम अपने मशीन लर्निंग की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमें पता चल रहा है कि किस वैल्यू का क्या स्कोर है, ठीक है। कोई वैल्यू का क्या ट्रेंड जा रहा है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है, एक रेंज में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, और आउटलायर्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें बेसिकली ग्राफ से पता चल जाएगी, ठीक है। एआई मशीन लर्निंग डाटा साइंस में हमें अंडरस्टैंड करती है सेल्स ट्रेंड्स को देखने में, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को देखने में, कस्टमर बिहेवियर देखने में, इमेज पिक्सल वैल्यूज देखते हैं हम, मॉडल एक्यूरेसी, और रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। और यही सारी साइंस है जो हमारी डाटा साइंस और एआई एमएल में यूज हो रही होती है। इसी की बेसिस पे मॉडल लर्न करता है, इसी की बेसिस पे एवरीथिंग गोज ऑन, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने उस दिन देखा था कि हम किस तरह प्रिंट करवाते हैं। इट्स डिफरेंट मार्क्स की अरे, और मैंने मार्क्स प्रिंट कराए हैं, मैक्स और मिन के फंक्शन यूज कर लिए, ठीक है। उसने मुझे बता दिया कि 95 हाईएस्ट है, लोएस्ट मार्क्स लो है, सिंपल, ये तो वही है ना। अब हम अपने प्लॉट की तरफ चल रहे हैं, फर्स्ट प्लॉट की तरफ, ठीक है। हमने बस ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। डाटा, डाटा मेरा क्या है, जो मैंने ये रे बनाई है ना मार्क्स की, ये मेरा डाटा है। ये कोई भी हो सकता है, 2x2 की रे भी हो सकती है, 3x3 की भी हो, जितने मर्जी की हो सकती है, जैसा भी डाटा आएगा इसको हमने सेंड कर देना, ठीक है। प्लॉट डॉट शो यूज करना है, और वो डिस्प्ले कर देगा चार्ट को, ठीक है। ये पीएलटी क्या है, जो हमने ऊपर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया था ना, ये उसका एलियास है, ठीक है। एलियास क्या होता है कि जैसे हमने नमपाई को एनपी यूज कर रहे थे, हम पांडास को पीडी यूज कर रहे थे, हम मैटप्लॉटलिब को पीएलटी यूज कर रहे हैं उसके एलियास, ताकि हमें बार बार पूरा पूरा ना लिखना पड़े, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पीएलटी डॉट डॉट करके मैंने उसके ये फंक्शन हैं, डॉट प्लॉट, डॉट शो। सिर्फ ये नहीं है, दीज आर वन ऑफ द मेजर्स कि प्लॉट कैसे होगा और शो कैसे होगा, ठीक है। इसके अलावा काफी ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सिर्फ दो ये नहीं है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ, बट हम चूंकि सिर्फ ग्राफ देख रहे हैं और हमने ये देखना है, तो बाकी फंक्शंस जो हैं और प्रॉपर्टीज के साथ अगर आपने प्ले अराउंड करना है तो आप डिफरेंट सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ये पीएलटी डॉट टाइटल है, जब मैंने ऊपर ग्राफ का टाइटल देना है, पीएलटी डॉट एक्स लेबल है, जो मेरा एक्स एक्सिस के लेबल है, वाई एक्सिस के लेबल है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो अब हमने अपना पहला ग्राफ प्लॉट करना है, राइट, ठीक है। ये मेरा डाटा था, डाटा मैंने प्लॉट को भेजा,
ठीक है, मैंने कहा कि तुम टाइटल ये रख लो, एक्स लेबल ये रख लो, वाई लेबल ये रख लो, और इन द एंड मैंने जो पीएलटी डॉट शो कहा था उसने ग्राफ डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा काफी ज्यादा कम्प्लेक्स चीजें भी हो सकती हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज में, और ये काफी चीजें प्रोवाइड भी करता है मैटप्लोलिब। बट हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हर चीज कम्प्लेक्स के अंदर डीप में जाकर देखने लग जाएं, बट हमें बेस नॉलेज होनी चाहिए, बाकी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये अभी हम स्टडी नहीं करें बार चार्ट क्या बता रहा है, लाइन चार्ट क्या बता रहा है, अभी हमने सिर्फ देखा कि ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ है। ठीक है, ये सिंपल एक ग्राफ प्लॉट हुआ है, स्टूडेंट नंबर ये है, मार्क्स ये हैं। ठीक है, एक ग्राफ ट्रेंड शो हो गया। हाँ ठीक है, पता चल रहा है कि जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। हालांकि ये कोई सेंस नहीं है इस ग्राफ की कि स्टूडेंट नंबर बढ़ने से मार्क्स कैसे बढ़ रहे हैं। ये जस्ट बता रहा है आपको कि अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया, एक लाइन चार्ट ड्रॉ की। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि चार्ट्स की टाइप्स क्या हैं और कब हमने कौन सा चार्ट यूज करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बार चार्ट। वेरी फेमस एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हर कोई इसको यूज करता है। ठीक है, मेजर चीज आपने इसमें याद रखनी है कि जब भी आपने दो वैल्यूज में कंपैरिजन करना है, वी आर गोइंग टू यूज बार चार्ट। ठीक है, कंपैरिजन का क्या मतलब है कि हमारे पास एक साइड पे कैटेगरीज होंगी और दूसरी साइड पे नंबर्स होंगे। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन कि हम कह लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये कंपैरिजन आ रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम्स है, हमने देखना है कि भाई डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, अली के मार्क्स कितने हैं, सारा के कितने हैं, अहमद के कितने हैं और आयशा के कितने हैं। ठीक है, कंपैरिजन हमने ड्रॉ करना है, बार चार्ट से हमें पता चल जाएगा। ठीक है भाई, ये हमने ड्रॉ करना है इधर। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मैं 100 तक ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से 100 तक जा रही है। ठीक है, इधर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये अली आ गया। ठीक है, ये अहमद आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं एक बार बनाऊंगा। ठीक है, ये अली के लेट्स से मैं कहता हूँ 80 मार्क्स थे, मैंने अली का ये बना लिया बार। ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि भाई हाँ अली के 80 मार्क्स है। ठीक है, सिंपल। आयशा के थे 50 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि आयशा पढ़ती नहीं थी, तो उसका बार बनाया मैंने, और उसके मैंने ये 50 पे बन गया। ठीक है, सिंपलेस्ट बार चार्ट। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स। ठीक है, कैटेगरीज आ गई मेरी इधर इस साइड पे। सॉरी, कैटेगरीज जो थी, जो मेरे नेम्स थे, ये कैटेगरीज नहीं है ना एक किस्म की, आप इसको कुछ भी कह लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ प्राइसेस डिफरेंस। ठीक है, प्राइसेस डिफरेंस मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ। लेट्स से ये थी शुगर, ये था आटा, फ्लोर। मैं देखना चाह रहा हूँ इनकी प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। ठीक है, शुगर की प्राइस थी 80 और फ्लोर की प्राइस थी 50 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब ये दो कैटेगरीज है ना, शुगर एंड फ्लोर, इनकी वैल्यूज, इनकी अंदर मैंने कंपैरिजन देखा कि भाई इनकी वैल्यूज में क्या कंपैरिजन है, तो वो मुझे ये बार चार्ट से पता चल गया। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड द कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज, वी आर गोइंग टू यूज द बार चार्ट, राइट। जिसमें हमारे पास नंबर्स एक साइड पे आ जाएंगे, कैटेगरीज नीचे आ जाएंगी। ठीक है, ये मेरे नंबर्स हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे, ये मेरी नेम्स या कैटेगरीज हैं एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, ओके। सिंपलर रूल, बार चार्ट इक्वल टू कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज। ठीक है, ये सिंपल वही चार्ट है, प्लॉट डॉट बार। ठीक है, अब हमारे पास जैसे जैसे चार्ट्स आते जाएंगे हम ये डिफाइन करते जाएंगे हमने कौन कौन सा यूज करना है। ठीक है, ये प्लॉट डॉट बार आ गया, प्लॉट डॉट लाइन आ जाएगा, प्लॉट डॉट हिस्टो आ जाएगा। तो ये सारे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये चार्ट एग्जिस्ट करता है, मेरी प्रॉब्लम ये है, इसके लिए मुझे ये चार्ट ड्रॉ करना है, उससे मुझे पता चल जाएगा। जस्ट दैट्स इनफ, यू नीड टू नो। कोड कोई याद नहीं रखना, हर सब कुछ आपको चैट जीपीटी करके दे देगा, बस आपको पता होना चाहिए भाई हाँ ये ग्राफ ये बताता है और मेरी इस नीड के लिए ये ग्राफ जरूरी है, मैं ये ड्रॉ करवाता हूँ उससे। ठीक है, ओके। तो ये हमने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, ये मेरे मार्क्स आ गए, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ये अली का मुझे बता रहा है कि अली के 70 मार्क्स हैं, सारा का बता रहा है कि सारा के 85 सम मार्क्स हैं, अहमद के ये मार्क्स हैं, आयशा के ये मार्क्स हैं। कंपैरिजन हमें पता चल गया कि दरमियान हाँ इनकी ये वैल्यूज हैं। ठीक है, मुझे बार बार जाके वो नहीं देखना पड़ा कि भाई ये है। अब लेट्स से इसको आप ज्यूम करें काफी ज्यादा था डाटा, तो हमें उस हिसाब से पता चल जाता। ठीक है, अच्छा हम इसको ना ये अभी पूछ सकते हैं, अभी ये इतनी बड़ी विड्थ क्यों आ रही है इसकी, ये क्या इतना, हमें तो सिर्फ आयशा का चाहिए था, तो आप सिंपल एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे। तो ये सारी इसकी विड्थ जो है ना, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप कर सकते हैं। इट इज जस्ट दैट के वो अभी डिफॉल्ट यूज कर रहा है, तो वो डिफॉल्ट इतनी ही यूज कर रहा है ताकि हमारी जो बार्स हैं वो विजिबल हो। बट दिस साइज
कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। ये वाई एक्सिस के लेबल्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप 10-10 के बाद बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ प्ले अराउंड, बट द मेजर आइडिया स्टेज द सेम, कंपैरिजन बिटवीन टू कैटेगरीज, जैसे मर्जी फिर उसको आप सजा लें। ठीक है, अब हमने देख लिया हर बार क्या बता रही है, हाइट उसके रिप्रेजेंट मार्क्स कर रही है, जितनी बड़ी बार है उतने ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉमन सेंस, ठीक है। विच स्टूडेंट हैज हायर मार्क्स देख लिया हमने, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो शीट मैं शेयर करता हूँ ना, इसके अंदर मैंने हर किसी के साथ ना प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डाली होती हैं, ताकि आपको खुद भी ड्रॉ करके देखे ना, तो आपको पता चल जाए कि मेरे बार चार्ट में कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम है जिसमें वही प्रोडक्ट्स गिवन है और उसकी सेल्स गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट्स गिवन है, सेल्स गिवन है, तो आप इसे ड्रॉ करके देखेंगे तो देखते हैं आप को समझ आती है कि नहीं समझ आती। कोड भी इसका गिवन है, बस आपने एनालाइज खुद करना है कि कैसा शो हो रहा है। ओके, हमने बार चार्ट कर लिया स्टडी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइन चार्ट, ठीक है। अब लाइन चार्ट क्या करता है? लाइन चार्ट बेसिकली हमें शो करता है ट्रेंड। व्हाट इज एक्चुअली ट्रेंड? ट्रेंड इज चेंजेस ओवर टाइम और ऑर्डर, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे किसी कैटेगरी पे क्या फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जैसे जैसे आ, क्या कह सकते हैं हम लेट्स से कह देते हैं जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम नॉर्थ की साइड पे जा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इधर आप कोऑर्डिनेट्स ले लें, ठीक है। एक्स एक्सिस में मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, वाई एक्सिस में मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं मेरे कोऑर्डिनेट्स ये नॉर्थ की तरफ मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। हालांकि ये मैंने गलत बना दिया, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जाने से टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये जैसे जैसे मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हमें पता है, ये अपवर्ड कर्व होती है कि जैसे जैसे कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। किसी चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही है ना, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, ठीक है। यानी कि 4 पे जब आया ज्यादा वैल्यू हुई तो ये चीज कम हो गई, ठीक है। इसकी लोएस्ट वैल्यू इधर होगी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू इधर होगी। तो ये लाइन चार्ट में एक एक अपवर्ड ट्रेंड होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, ठीक है। और ये हमें बताता है ट्रेंड्स, चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, या चेंजेस ओवर ऑर्डर, किसी चीज का ऑर्डर चेंज होने से क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमें बताता है सेल्स जो है उनका क्या ट्रेंड है, बढ़ रही है हर महीने के, कम हो रही है, क्या ट्रेंड है, कितने ऊपर किस महीने में ऊपर गई है, किस महीने में नीचे आई है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो एक हफ्ते में किस तरह ऊपर नीचे होता है, क्या ट्रेंड होता है उसका, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा ऊपर नीचे ही बताए, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। ये तो एक कंटिन्यूअस कर्व है ना, ये तो बता रही है कि बढ़ती जा रही है, लेकिन ये इस तरह डिसकंटिन्यूअस ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह के स्टूडेंट के पढ़ने से जो है वो मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वेबसाइट है कोई, उसकी ट्रैफिक का ग्राफ बन सकता है कि किस टाइम पे ज्यादा यूजर्स जो है लॉग इन करते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सुबह 11 बजे हैं तो लिंक्डइन पे मोस्ट यूजर्स एक्टिव हैं, तो मेरी इस वेबसाइट की, मेरी इस एप्लीकेशन का ट्रैफिक रेट जो है वो बहुत बढ़ गया, ठीक है। अभी इस ग्राफ को यूज करके, इस एनालिसिस से जो डेवलपमेंट टीम है वो चेक कर सकती है कि भाई हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया कि भाई मेरे 11 बजे लिंक्डइन की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो मैं इस टाइम जोन के ऊपर ज्यादा सर्वर चला देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी ट्रैफिक मैनेज हो जाए और मेरा जो एप्लीकेशन है वो उसका डाउन टाइम ना आ जाए, वो क्रैश ना कर जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ्स और ये डाटा कैन बी हेल्पफुल इन मेनी वेज, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमने बार चार्ट देखा था कि कैटेगरीज के दरमियान डिफरेंस क्या, लाइन चार्ट हमें पता चल गया कि ये बताता है ट्रेंड्स एंड द चेंज। ओके, तो हमने एक्स एक्सिस पे डेज ले लिया अपने, वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले लिया। वी आर गोइंग टू सी दैट एट बाय मूविंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास प्लॉट आ गया, पहले हमारे पास बार था, ठीक है। तो ये हमारा लाइन चार्ट आ गया। ये क्या बता रहा है कि मंडे वाले दिन 25 था, ट्यूसडे वाले दिन 27 हुआ, वेडनेसडे को फिर इंक्रीज कर गया, थर्सडे को फिर नीचे आ गया और फ्राइडे को फिर ऊपर चला गया, ठीक है। ट्रेंड बता रहे हैं मुझे भाई, हाँ ये है। अब मुझे वो नहीं देखना पड़ रहा कि जाके मैं चेक करूं कि भाई क्या डाटा सेट में क्या पड़ा हुआ है। मैं थर्सडे को देखना, थर्सडे को मैं ढूंढूंगा इसमें से कौन सी वैल्यू है थर्सडे की 29 है। अब ये बहुत ज्यादा हो तो मैं ढूंढूं जाके, पहले उसके मैप करूं कि भाई हाँ ये है। कुछ भी नहीं करना मुझे, सिंपल जाके मैंने क्या करना है, मैंने जाना है डाटा सेट में, मैंने देखना ये वेनसडे है, ये उसका टेम्परेचर है, ठीक है।
ये है, ये उसका टेम्परेचर है। अब इसने मुझे एक और चीज बता दी कि भाई हाँ मंडे से वेडनेसडे तक टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, और फिर एक दफा नीचे आता है और फिर डिक्रीज चेंज होता है, ठीक है, यानी कि एक पैटर्न मुझे पता चल रहा है कि भाई हाँ ये मंडे टू फ्राइडे टेम्परेचर की ये गेम है। और इस तरह से ये तो एक टेम्परेचर की एग्जाम्पल है ना, इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमें बता सकती हैं। सो दिस वाज अबाउट द लाइन चार्ट। हमें एक्स एक्सिस जो है वो डेज बता रहा है, वाई एक्सिस जो है वो टेम्परेचर बता रहा है, और लाइन हमें टेम्परेचर चेंजेस बता रही है, ठीक है। अगेन द प्रैक्टिस प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन टेस्ट दैट। अब हम दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं कि इसके अंदर तो हमें बड़ा क्लियरली पता चल गया कि हमने बार चार्ट में डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करना है और लाइन चार्ट में हमने चेंजेस ओवर टाइम देखने हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो हमें अब इसमें मजीद देखने की जरूरत है, ये आप स्टडी कर सकते हैं खुद क्या इसमें लिखा हुआ है। ओके, ओके, नेक्स्ट थिंग इज द हिस्टोग्राम चार्ट। ओके, हमने अभी तक देख लिया कि चेंजेस हमें कैसे पता चल सकते हैं, इसके अलावा हमें डिस्ट्रीब्यूशन वो कैटेगरीज और उसके दरमियान रिलेशन कैसे पता चलेगा। अब आ जाता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन मींस के वैल्यूज किस तरह से बेसिकली स्प्रेड है, ठीक है। वैल्यूज जो वैल्यूज हैं वो कितनी रेंजेस में आ रही हैं, उनका किस तरह है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने टाइटैनिक वाला डाटा सेट देखा था, उसमें हमारे पास कुछ ना टिकट्स थी और उनके फेयर थे, ठीक है। जिस लेट्स से मैं कह देता हूँ ये फेयर्स हैं मेरे पास, 10 रुपीज टिकट, 20 रुपीज टिकट, 30 रुपीज टिकट, ठीक है। ये मेरे पास फेयर की रेंजेस हैं, ठीक है। और इधर मेरे पास आ रहे हैं नंबर्स, कितने लोगों ने खरीदा। लेट्स से मैं इधर कह देता हूँ 20, 30, ठीक है, और 40। ये मेरे पास नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। और ये मेरे पास है फेयर रेंजेस, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इतनी रेंज से इतनी रेंज तक लोगों ने कितने टिकट्स खरीदे थे। तो ये मेरे पास एक बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इस तरह से करके ये आया ऐसे, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, ठीक है। अब ये बता रहा है कि 10 से 20, ये 20 तक नहीं, ये 20 लेबल है, ठीक है। इसमें दरमियान में 10 से 20 के दरमियान जितनी प्राइसेस है, इसने वो भी बताया कि 10 से 20 तक की रेंज में 30 लोगों ने टिकट खरीदा है। 20 से 30 तक की रेंज के फेयर में लोगों ने 40 लोगों ने खरीदा है, और 30 से फर्दर आगे जितना भी है वो भी 30 लोगों ने खरीदा है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि ये भी तो बार चार्ट ही है, बार ही बनी हुई है। तो ये बार चार्ट नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि ये रेंज बता रहा है, ठीक है, यानी कि 10 से 20 के दरमियान कितने लोगों ने टिकट खरीदा, ठीक है। लेकिन हम बार चार्ट में तो ये करते थे ना कि इधर आमना थी, इधर आमना के मार्क्स थे, ठीक है, 50। तो मैं आमना के ऊपर एक बार बना देता था बस कि हाँ क्या आमना के 50 बार हैं, ठीक है। ये बार बता रही है आमना के इतने मार्क्स हैं, ये बार बता रही है कि अब्दुलरहमान के इतने मार्क्स हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मुझे क्या बता रही है, वो हिस्टोग्राम कर्व मुझे क्या बता रही है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ये है, 10 से 20 के दरमियान में इतने लोग हैं, 20 से 30 के दरमियान इतने लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई 30 है तो 30 कितने लोग हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा उसके दरमियान लोगों ने क्या किया है, ठीक है। अभी हम जब रियल ग्राफ देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। और इसके इसके लिए जो क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये ग्राफ चाहिए, ये हमें बताता है ग्रुप्स वैल्यूज बिटवीन रेंजेस, ठीक है, बिटवीन द रेंजेस। ये ग्रुप करता है वैल्यूज को और रेंजेस के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो हाई कर रहे हैं स्कोर या लो कर रहे हैं, ज्यादातर लोग यंग हैं या ओल्ड हैं, ठीक है। सैलरीज जो हैं उनकी रेंज जो है वो लो है, मीडियम है या हाई रेंज में आ रही है, किस जगह पे आ रही है। और मोस्ट वैल्यूज जो है वो एक साथ है या बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा रूल इसमें क्या बना, हिस्टोग्राम इक्वल टू शो स्प्रेड्स एंड द रेंजेस ऑफ वैल्यूज, ठीक है, कि किसी रेंज में कितनी वैल्यूज जो है वो ऑक्यूपाई आ रही, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि जिससे हमें पता चले भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। ओके, तो मेरे पास है मार्क्स, ठीक है, मेरे पास मार्क्स हैं और मेरे पास बिन्स हैं। बिन्स हमें अब देखते हैं क्या होता है, और हमने अब देखना है कि इन मार्क्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनकी, ठीक है। इनका जो स्प्रेड ऑफ वैल्यूज है वो किस तरह से, जैसे 45, 50, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है, ठीक है। अब हमने जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ की है, ये मार्क्स रेंज है मेरे पास, ठीक है।
ये स्टार्ट हुई है 30 से 50 तक, ठीक है, फिर 50 से 60 तक, 60 से 70, 80 से 90, ये सारी रेंज रेंज वाइज ग्राफ है। ये ऐसा नहीं है कि 50 के ऊपर एक बार बनी हुई है, 60 के ऊपर एक बनी हुई है जैसे हम पहले बनाते थे, वैसे नहीं है ये बार ये है कि 20 से 55 तक लोगों ने, दो बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स ये थे, 20 से 55 के दरमियान दो बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स ये थे, ठीक है। फिर 55 से लेके 75 तक जिन इतने बच्चे थे जिनके मार्क्स ये थे, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रही है कि इस रेंज के दरमियान कितने लोग थे जिनके ये मार्क्स थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व ये हमें बता रही है कि डाटा किस तरह से स्प्रेड है, किसी रेंज में कितने कितने लोग या कितने कैटेगरीज सरवाइव कर रही हैं, एक स्पेसिफिक रेंज में कितना डाटा जो है वो आ रहा है, कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उस रेंज में। दिस इज व्हाट हिस्टोग्राम इज गोइंग टू टेल मी। इसको हम एक रियल डाटा सेट में भी देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, बट ये मेजर वैल्यू है कि डिफरेंट रेंजेस में किस तरह से वैल्यूज जो है वो स्प्रेड आउट है। ऑलराइट, तो ये हमें पता चल गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि एक्स चार्ट जो है वो हमें रेंज ऑफ मार्क्स बता रही है। हमें रेंज ऑफ मार्क्स आगे वाई एक्सिस आ रही है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हर स्टूडेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और टॉल बार वही कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस रेंज के अंदर हैं। वो तो हमें पता ही है। बार ठीक है, इसमें ये अभी आ गया कि हिस्टोग्राम इज नॉट सेम एज द बार चार्ट। बार चार्ट जो है वो कंपेयर करता है वैल्यूज को, कैटेगरीज को, और जो हमारा हिस्टोग्राम है वो बेसिकली बताता है कि हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज की जो है वो स्प्रेड कितना है, कि वैल्यूज किस तरह से स्प्रेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास पता चल गया इस तरह कि हमने अभी तक बार चार्ट देख लिया, हमने लाइन चार्ट देख लिया, ठीक है, और ये सारी चीजें हमने अभी देख ली कि हमें किस स्पेसिफिक रेंज के लिए कौन सा चार्ट चाहिए। ओके। ओके, ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्लॉट है स्कैटर प्लॉट, ठीक है। हमने अब स्टार्ट में बात की थी कि मैंने किसी चीज में देखना है कि किसी चीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपस में, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो आपस में, किसी चीज के बढ़ने से दूसरी चीज डिक्रीज कर रही है या किसी चीज के बढ़ने से एक चीज इंक्रीज कर रही है, ठीक है। दो चीजें आपस में किस तरह कोरिलेटेड है, तो ये रिलेशनशिप देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल थिंग्स, हर पॉइंट जो है वो एक रिकॉर्ड पर्सन एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंपल दैट, एक रिकॉर्ड होता है और एक फीचर होता है, ठीक है। रोज हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉलम्स हमारे पास फीचर्स होते हैं, ठीक है। डू मोर स्टडी आवर्स लेड टू हायर मार्क्स, ज्यादा एडवर्टाइजिंग ज्यादा सेल्स देती है कि नहीं देती, ज्यादा एक्सपीरियंस जो हाई सैलरी देता है कि नहीं देता, ज्यादा एक्सपीरियंस हाई सैलरी देता है या ज्यादा स्किल्स हाई सैलरी देते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज लूज वेट करते हैं कि नहीं करते। ये देखना चाह रहे हैं कि मैं एक चीज भरने ज्यादा करने से दूसरी चीज में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज आ गई कि मैं दो चीजों के अंदर रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास स्कैटर प्लॉट आ जाता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं ड्रॉ, ठीक है। मेरे पास स्टडी आवर्स आ गए और मार्क्स आ गए। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ज्यादा घंटे पढ़ने से स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्लॉट डॉट स्कैटर यूज करूंगा। टाइटल एक्स लेवल वाई लेवल वही है, प्लॉट डॉट शो किया हमने, ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स, ठीक है। तो अब ये मेरे पास बता रहा है कि किस तरह से मेरे पास जो है वो रिलेशन बन रहा है, ठीक है। वो कैसे पता चल रहा है मुझे, ये स्टूडेंट ने 1 घंटा पढ़ा और उसके 40 मार्क्स है, स्टूडेंट ने 2 घंटे पढ़े और उसके इतने मार्क्स है, 3 घंटे पढ़े वो इस तरह आगे, ठीक है। यानी कि जितने स्टडी आवर ज्यादा किए हैं तो उतने मार्क्स पढ़े हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के भाई लाइन ग्राफ भी तो यही बता रहा था कि लाइन ग्राफ क्या बता रहा था, वो भी तो एक हमें इस तरह की ही कर्व बना के दे रहा था। अच्छा, अब मेजर डिफरेंस क्या है कि लाइन ग्राफ जो है वो मुझे बता रहा था ट्रेंड्स ओवर टाइम, ठीक है। यानी कि मंडे था, फ्राइडे था, मंडे से लेकर फ्राइडे तक दिन थे, ऐसे ही है ना। यानी कि मुझे ऑर्डर बताना पा रहा था कि भाई ये ऑर्डर है मंडे से फ्राइडे तक का, तुमने मुझे इसका ट्रेंड बताना है कि मंडे से फ्राइडे तक का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो ये मुझे इस तरह का एक ग्राफ बना देता था। स्कैटर प्लॉट में ये इशू नहीं है। स्कैटर प्लॉट में मैं जो है वो बस देखूंगा कि
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 4 मेरा यहाँ पे भी होता ना, तो भी मेरा जो ग्राफ है वो उसी तरह से ही बनता। ठीक है, ये पॉइंट मेरा उसी जगह पे आता, क्योंकि 4 घंटे पे 4 घंटे पढ़ने पे उसको जो मर्जी कर ले, वो उसको 50 आवर्स ही मिले उसे। ठीक है, तो there is a very slight difference between the scatter plot and the लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ हमने देखना है चेंजेस बिट ओवर टाइम देखने के लिए, और स्कैटर प्लॉट हमने देखना है किसी चीज के इफेक्ट होने से दूसरी चीज पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई स्टडी आवर्स ज्यादा इंक्रीज करने से मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें रफ इससे आइडिया हो रहा है। ठीक है, अब स्कैटर प्लॉट में भी आगे दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ओके, ईच डॉट इज अ स्टूडेंट, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट स्टडी आवर्स, वाई एक्सिस जो है हमें मार्क्स बताते हैं। ठीक है, अगर डॉट्स जो है ऊपर की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो वो हमें पता चल जाता है कि स्टडी आवर्स इंक्रीज करने से मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे ये प्रैक्टिस एग्जांपल है। ठीक है, ओके, ठीक है, अब हमारे पास कोरिलेशन आ जाता है। ये हम स्कैटर प्लॉट के अंदर ही हैं अभी, और स्कैटर प्लॉट के अंदर ही एक चीज होती है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब वही है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है किसी दो कैटेगरीज या वैल्यूज के दरमियान। ठीक है, कोरिलेशन हमें वो रिलेशनशिप बताता है, कनेक्शन बताता है या रिलेशनशिप बताता है दो न्यूमेरिकल वैल्यूज में, जैसे अभी हमने ऊपर ड्रॉ किया है। ठीक है, उसमें कोरिलेशन का आइडिया यही है कि क्या रिलेशन है उसके अंदर। ठीक है, इसमें अब पॉजिटिव कोरिलेशन होता है कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज होती है कि नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक चीज एक टाइम इंटरवल इंक्रीज होने से दूसरी चीज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ऐसा नहीं है। इसमें दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हमने ट्रेंड देखना होगा कि एक टाइम पीरियड बढ़ने से क्या हो रहा है, तो हम लाइन चार्ट बनाएंगे, लेकिन अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कोरिलेशन, तो फिर मैं स्कैटर प्लॉट की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अब स्कैटर प्लॉट में कोरिलेशन का आइडिया आ गया, पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि एक चीज इंक्रीज करने से दूसरी चीज भारी बढ़ रही है। ठीक है, ज्यादा स्टडी आवर्स किए मैंने तो मेरे हाई मार्क्स आए। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा एब्सेंट है स्टूडेंट क्लास से तो उसके लोअर मार्क्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, कोरिलेशन का हमें पता चल गया कि किसी चीज दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करना है। पॉजिटिव कोरिलेशन है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है एक चीज इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, या क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है दरमियान में कोई रिलेशनशिप ना हो, तो हम उसे कह देंगे कि कोई क्लियर कोरिलेशन नहीं है, देयर इज नो ऑब्वियस कोरिलेशन। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोरिलेशन जो है वो, उसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरी एक वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू को पोज कर रही है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई एक चीज जो है, फोर्स बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज फोर्स कर रही है उसको होने से। ठीक है, अब ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जो ज्यादा स्टडी आवर्स पढ़ रहा है, लेकिन उसके मार्क्स फिर भी कम आ रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ठीक है, अगर तो फोर्स करता तो ये होना चाहिए था ना, अगर एक बच्चा ज्यादा 8 घंटे पढ़ रहा है उसके मार्क्स 50 यानी कि ज्यादा आए ही आए। बट रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता, 8 8 घंटे पढ़ के भी स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए थे। ठीक है, और कम पढ़ के भी ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू एनफोर्स कर रही है कि मैं अगर इंक्रीज हुई है तो तू भी इंक्रीज हो, मैं अगर इंक्रीज हुई है तो तू भी इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये कोज नहीं कर रही उसको, ये बस हमें कंपैरिजन बता रही है कि दो चीजें आपस में किस पैटर्न में मूव करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को इनकोज नहीं करती है, जस्ट बताते हैं किस तरह मूव कर रही है। ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया, स्टडी आवर्स इंक्रीज मार्क्स इंक्रीज। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है, क्लियर पॉजिटिव कोरिलेशन ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन आ गया, ज्यादा एब्सेंट है क्लास में तो नेगेटिव कोरिलेशन आ गया, एब्सेंसेस वर्सेस मार्क्स आ गए। ठीक है, नो कोरिलेशन एग्जांपल, यानी कि शू साइज और मार्क्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ये हमें पता चल रहा है कि भाई ये क्या डिफरेंस है, कोई हमें नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है, ऊपर ना जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट और उसकी कोरिलेशन के आइडियाज आ गए। अच्छा, ईडीए में ना हम ग्राफ्स में आने से पहले भी ना ये कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं नंपाई के दरमियान ही, ईडीए में फर्स्ट स्टेप में ही विजुअलाइजेशन से पहले, ताकि मैं देख लूं कि ये दो चीजें आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने नंपाई इंपोर्ट किया था ऊपर। ठीक है, हमने देखना कोरिलेशन और एक्स और वाई में दो न्यूमेरिकल कैटेगरीज हैं, एक्स है मेरे पास और वाई है। ठीक है, मैंने देखना इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अब ये नंपाई मुझे खुद ही निकाल के दे देता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अब हमने बस ये याद रखना है कि अगर वैल्यू ज्यादा क्लोज टू 1 है, इसका मतलब है कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है। ओके फाइन, ठीक है, कोरिलेशनशिप अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ रही है, ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है।
ठीक है, एक चीज कम हो रही है तो एक चीज बढ़ रही है, कुछ भी कर लेगा। ठीक है। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप में भी वही है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अच्छा, अगर वैल्यू क्लोज टू जीरो हो, जीरो हो तो उसका मतलब है कि हमारे पास कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है, और ये हमें बता देता है उसके दरमियान क्या चीज़ है। हमने सिंपल एक अरे बनाई, स्टूडेंट आर्स स्टडी आर्स की मार्क्स की अरे बनाई, और हमने एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लिया। कोरिलेशन बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर से हमें कोरिलेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम जीरो और वन कॉलम को प्रिंट करवा लेते हैं, जो हमें कोरिलेशन दे देता है। ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं कि आउटपुट का मतलब क्या है। बेसिकली ये तो हमें समझ लगी ना, एक स्टडी आवर्स की अरे है, एक मार्क्स की अरे है, ठीक है, उसके दरमियान मैंने कोरिलेशन मैट्रिक्स ड्रॉ किया है, उस मैट्रिक्स ने मुझे ये आउटपुट दी है। ओ सॉरी, बेसिकली ये आउटपुट दी है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि मेरे पास कैटेगरीज थी दो। ठीक है। दो कैटेगरीज का मतलब है कि मेरे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बनेगा कोरिलेशन का। ओके। 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसमें ये चार वैल्यूज क्या बता रही है मुझे? तो कोरिलेशन में एक वैल्यू होती है मेरी कि भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इन चार वैल्यू का मतलब ये है कि जब भी कोरिलेशन मैट्रिक्स बनता है ना, तो नमपाई क्या करता है, जैसे ये स्टडी आवर्स है, स्टडी आवर्स अपने साथ भी कोरिलेशन ले लेता है। ठीक है। जब स्टडी आवर्स अपने तो साथ कोरिलेशन लेता है तो उसका तो वन ही आना है। जाहिर है ना, किसी के साथ तो वो डिपेंड कर ही नहीं रहा, जैसे वो इसका एक 1 2 3 4 खुद हो रहा है, तो उसका अपने साथ कोरिलेशन हमेशा वन आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। ये उसका अपने साथ आ गया। और दूसरे कॉलम में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो आ रहा है, वो क्या चीज है? वो बेसिकली कोरिलेशन की वैल्यू है स्टडी आवर्स की मार्क्स के साथ। ठीक है। स्टडी आवर्स की मार्क्स के साथ ये आ रही है। और यही कोरिलेशन वैल्यू है जो मैंने ऊपर प्रिंट करवा के कहा है कि ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जीरो थ्रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। पहले रो की पहली कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ये मैंने प्रिंट कराया तो मेरे पास कोरिलेशन वैल्यू आ गई। ठीक है। पहला मुझे पता चल गया स्टडी आवर्स का अपने साथ रिलेशन है, दूसरी वैल्यू स्टडी आवर्स की मार्क्स के साथ रिलेशनशिप है, तीसरी वैल्यू ये है मार्क्स की स्टडी आवर्स के साथ रिलेशनशिप। ठीक है। यानी कि पहली रो कंप्लीट हो गई स्टडी आवर्स की, दूसरी आई मार्क्स की, मार्क्स का कोरिलेशन स्टडी आवर्स के साथ, वो ये आ गया कोरिलेशन। अब ये दोनों वैल्यूज ठीक होती हैं, इनमें से कोई भी प्रिंट कर लें। ठीक है, ये भी ये सेम होगी, ये भी सेम होगी, यानी कि अगर मैं इसका वो मतलब वही है कि मार्क्स का स्टडी आवर्स के साथ क्या रिलेशन है, या स्टडी आवर्स का मार्क्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है। यानी कि कान में एक साइड से पकड़ूं या दूसरी साइड से पकड़ूं, बात वही है। तो ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। और ये वही है कि मार्क्स का अपने साथ क्या कोरिलेशन है, जैसे ऊपर स्टडी आवर्स का अपने साथ देखा था, इधर मार्क्स का अपने साथ, ये भी वन ही होता है। ये दोनों वैल्यूज वन वन होती हैं, ये हम देखते नहीं है, ये दोनों वैल्यू कोरिलेशन होती है, इनमें से कोई भी ले लिया। मेनली हम यही लेते हैं, ये जो मैंने प्रिंट कराई हो जीरो वन। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है पहले ही कि कोरिलेशन क्या है। आई होप सो ये क्लियर है। ये हम नंपाई में जब ईडीए कर रहे होते हैं ना, जब हम पांडास के साथ या नंपाई के साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं, तो हमने किसी चीज में अगर देखना हो कि इनका रिलेशन है कि नहीं है, तो मैं ये उधर ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लोज टू वन का मतलब है कि रिलेशन पॉजिटिव है, यानी कि दोनों चीजें आपस में पॉजिटिवली रिलेट करेंगे। ओके। ये आगे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है एक, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, इसमें सारा कुछ जो अभी हमने पढ़ा वो सब कुछ आ रहा है। सेल्स विजुअलाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है, ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट डाला हुआ है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। हम्म, ओके। ओके। ठीक है, ये हमारे पास चार्ट सिलेक्शन चीट शीट आ गई। ठीक है। आई वांट टू कंपेयर द कैटेगरीज, मैं बार चार्ट यूज करूंगा, मार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स आ गया, आई वांट टू शो चेंजेस ओवर टाइम ऑर्डर, लाइन चार्ट आ गया। ठीक है, हमें क्लियर है। आई वांट टू सी स्प्रेड ऑफ वैल्यूज, आई वांट टू सी स्प्रेड ऑफ वैल्यूज बिटवीन डिफरेंट रेंजेस, तो मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लूंगा। आई वांट टू सी रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज, आई विल सी द स्कैटर प्लॉट, और आई विल ड्रॉ द कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमारे पास आती हैं, इनका रिलेशनशिप देख के हम फर्दर मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम देख लेते हैं वही मुझे क्या चाहिए। ये नीचे बिगिनर एक्सरसाइजेज आपको दी हुई है, ये आप ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि हर ग्राफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद ये आप बताएंगे प्रोडक्ट सेल्स कंपैरिजन है तो इसके लिए कौन सा चार्ट होना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन है तो ऑब्वियसली बार चार्ट होगा। ठीक है, ट्रेंड है लाइन चार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन है तो हिस्टोग्राम होगा, रिलेशनशिप है तो मेरे पास हिस्टोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेरे पास वही आ गया।
ठीक है, अब मैंने ये नीचे एक रियल डाटा सेट जो हमने टाइटैनिक का देखा था ना अभी तक नमपाई और पाइंडास में, हम जल्दी से बस उसके साथ देख लेते हैं कि हम रियल लाइफ के डाटा सेट के साथ क्या, अभी तो हमने डमी डाटा के साथ काम किया ना, अभी एक्चुअल डाटा सेट के साथ हम देख लेते हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि रियल डाटा सेट में बहुत ज्यादा रोज होती हैं, बहुत ज्यादा कॉलम्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होती हैं, कैटेगोरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है, और हमने उसमें डिसीजंस लेने होते हैं। यार मैंने कौन सा कॉलम जो है उसको निकालना है अपनी ट्रेनिंग के दरमियान, मैंने मिसिंग वैल्यूज को किस तरह हैंडल करना है, मेरे पास आउटलायर्स जो है मैंने उसको किस तरह से मैनेज करना है, रिकॉर्ड्स मेरे पास काफी ज्यादा है उसको किस तरह से देखूं। तो एक्चुअल डाटा सेट में मुझे समझ आता है कि भाई हाँ ठीक है, ये ईडीए में डाटा विजुअलाइजेशन की ये वैल्यूज है। तो दैट्स वाई ये हम जल्दी से देख लेते हैं कि टाइटैनिक के डाटा सेट में क्या है। सबसे पहले ये तो हमें पता है कि हर रो एक पैसेंजर है, हर रिकॉर्ड एक पैसेंजर, और हर कॉलम जो है एक फीचर है, उस पैसेंजर की कोई डिटेल है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया हुआ बड़ी दफा। ये हम टाइटैनिक का डाटा सेट इंपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो या तो कैगल से जाके खुद ही डाटा सेट जो है वो डाउनलोड करके इधर इंपोर्ट कर दें। ठीक है, वो आप जाके इधर से अपलोड कर सकते हैं इधर। ठीक है, फाइल में। ओहो। या तो आप इधर जाके इंपोर्ट कर लें। ठीक है, या तो आप जाके जैसे हम मैंने ये यूआरएल से फेच किया है। ठीक है, तो ये यूआरएल यूज करें और टाइटैनिक जो है आपको खुद ही डाटा सेट दे देगा। ठीक है, अब ये मेरा टाइटैनिक का डाटा सेट इंपोर्ट हो गया है। वो मुझे कह रहा है कि हाँ ठीक है, सक्सेसफुली इंपोर्टेड, 891 रोज हैं, 12 कॉलम्स हैं उसके अंदर। ठीक है, वेरीफाई द फर्स्ट रोज टाइटैनिक डॉट हेड, 5 रोज पहले दे देगा हमें बता के हाँ ठीक है हमने देख लिया हुआ, ये पैसेंजर आईडी है, ये सारे उसके जो है नेम से एक्स एज सिप एस पी पार्च टिकट कैबिन एंड एम्बार्क, ये उसकी ये फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने बार बार कहा है कॉलम्स जो है फीचर्स होते हैं, दिस इज द फीचर, दिस इज द फीचर, दिस इज द फीचर, फीचर रिकॉर्ड्स, ये बात आपने जेहन में बिठा लेनी है। फीचर्स 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 आर द कॉलम्स। डाटा सेट जो होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसी पर ट्रेन होता है। ये मेरे पास फीचर्स हैं, ये मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, रोज। यानी कि एक पैसेंजर उसकी ये खसूसियात, दूसरा पैसेंजर उसकी ये खसूसियात। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इन दोनों पैसेंजर की खसूसियात आपस में किस तरह लिंक्ड है, और यही सारा काम हमारा हम कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड द कॉलम्स आ गया हमारे पास, ये भी हमने देख लिया हुआ है, इसके आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, टाइटैनिक बार चार्ट आ गया, कितने पैसेंजर। अच्छा हाँ, अब हम चार्ट की तरफ आ गए। ठीक है, अब मैंने देखना है कि हाउ मेनी पैसेंजर सर्वाइव, कितने लोग जो है वो बच गए थे और कितने लोग जो है वो मर गए थे। ठीक है, तो मैं अपना बार चार्ट यूज करूंगा। ऑब्वियसली कैटेगरीज है ना दो, एक कैटेगरी है जीरो, एक कैटेगरी है वन, या तो बच गया था या तो मर गया था। तो मैंने बार चार्ट यूज किया। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर, ये हमारे पास बार चार्ट आ गया सिंपल जैसे हमने उधर ड्रॉ किया था। ठीक है, ये बता रहा है कि डिड नॉट सर्वाइव, 550 लोग जो थे वो नहीं बचे थे, और सिर्फ जो 300 लोग थे जो जो फीमेल्स थी उनको उन्होंने बचा लिया था, जो मेल्स है उन्होंने उनको मरने के लिए छोड़ दिया था। तो ये हमें ग्राफ बता रहा है कि भाई हाँ इतने लोग जो हैं वो नहीं बचे थे और इतने लोग जो हैं वो बच गए थे, बार चार्ट कंपैरिजन बता दिया। ठीक है, इसकी आप वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये भी प्रिंट हो जाता है कि इसकी वैल्यूज कितनी थी। ठीक है, ये बता रहा है सर्वाइवल काउंट टाइटैनिक सर्वाइव डॉट वैल्यूज काउंट्स डॉट सॉर्ट इंडेक्स। नहीं, ये नहीं बता रहा। हाँ, ये सर्वाइवल काउंट्स ये बता रहा है। ठीक है, सर्वाइवल काउंट्स निकाला उसने, टाइटैनिक सर्वाइवल डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट सोर्स इंडेक्स। ठीक है, ये डिफरेंट ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो ये हम करके ना वो चेक कर सकते हैं, वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अभी हम चूंकि ये देख रहे हैं अपने ग्राफ्स, तो हम इसको इतना नहीं देख रहे। इसको भी हमने जब अभी आगे एमएल करनी है तो उसमें सारी चीजें पता चल जाएंगी कि हमने अगर कुछ प्रिंट कराना है तो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ग्राफ बताया तो मुझे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता चल रही क्या है। तो मैं ये प्रिंट करा देता हूँ, ये मुझे एग्जैक्ट फिगर दे देता है। सर्वाइव ने 459 549 सर्वाइव किए थे और 342 जो है वो नहीं सर्वाइव किए थे। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए भी मेरे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो बेसिकली ये कर रहा है, सर्वाइव्ड वाला जो मेरे पास टाइटैनिक में सर्वाइव्ड वाला कॉलम था ना उसकी वैल्यू काउंट से उठाता है। ठीक है, डॉट सॉर्ट इंडेक्स करके वो क्या करता है कि वो वन वाली वैल्यूज निकाल लेता है, जितने जो लोग वन थे, जो लोग बच गए थे। ठीक है, उनको रिटर्न करता है और बाकी टोटल से माइनस करके वो कहते हैं बाकी सर्वाइव नहीं किए थे। ठीक है, इसको अभी हम नहीं इतना स्टडी करें, और अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रहा तो इट्स नॉट अ इशू, आगे हमने इसी को पढ़ना है। अभी हमारा मेजर कंसर्न ये है कि हमने ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया बार चार्ट, सर्वाइवल चार्ट। दो ग्रुप्स हैं, जिसकी बार चार्ट ज्यादा है वो ज्यादा सर्वाइव, उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, आगे आ गया हाउ मेनी वर इन ईच क्लास, बार चार्ट ड्रॉ की। ठीक है, फर्स्ट उसके बाद वही आ गया फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में कितने थे, उसके कैटेगरीज क्या थी, उसके लिए भी हमने बार चार्ट किया। फर्स्ट क्लास में इतने लोग थे, सेकंड क्लास में इतने थे, और थर्ड क्लास में इतने लोग थे, उसने वो बता दिया। फर्स्ट क्लास के कितने थे, 216
184491, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पैसेंजर हाइट वो बता रही है, सेम चीज है। अब ये देखें, हिस्टोग्राम आ गया ना, एज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया मैंने, किस रेंज के लोग जो थे वो उसके अंदर थे मेरे पास, तो उसके लिए मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। सर हमजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज माइक खोल के बता दें इंस्टेड ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो ये मेरे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मुझे एज रेंज आ गई, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम की समझ आ गई होगी, क्या है, जीरो से लेके इतनी एज तक इतने लोग थे, और इतनी एज से इतने एज तक इतने लोग थे, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कब इधर से मुझे बड़ी आराम से पता चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखना कि 30 से लेकर 40 एज तक इतने लोग थे, तो 30 से 40 एज तक इतने लोग थे, ठीक है। 50 से 60 तक इतने लोग थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे पता चल गया, ठीक है। वन बार में रिप्रेजेंट पैसेंजर्स बिटवीन 20 30 ईयर्स ओल्ड, टोलर का मतलब है ज्यादा लोग थे इस रेंज में, ठीक है। और ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए ही मैंने डाला था, ताकि जब ऊपर से पढ़ के आए हैं तो आप लोग नीचे आते आते आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल डाटा सेट में हम क्या पता चलता है इसका। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपने लाइन चार्ट और हिस्टोग्राम का कोड लिखा था तो उसमें आपने एक साथ वैल्यू भी लिखी थी, लाइक आपने लाइन चार्ट में 0 साथ इंसर्ट किया था और हिस्टोग्राम में 5, वो क्या वैल्यू शो कर दी थी जब आपने मेन कोड लिखा था? वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो आप पहले लाइन चार्ट में हम आ जाते हैं। जी मैम, ये लाइन चार्ट है, इसमें कौन से नंबर की बात कर रही हैं आप? सर ये फर्स्ट वाली लाइन नीचे करें कोड पे, जी मैम। ये डेज टेम्परेचर और मार्कर के साथ आपने साथ 0 लिखा हुआ है, ये चीज़ पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, ये बेसिकली मैम ये मार्कर है, ये देखें, ये देख रही हैं आप कि ये मुझे बता रहा है कि इस पे क्या वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो इसमें आप अगर ये एक्स लिखेंगी तो ये इधर एक्स ड्रॉ कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इधर ऑलराइट। जो भी देंगे इसको वो इधर वो ड्रॉ कर देगा, ठीक है। और हिस्टोग्राम में आपने 7 = 5 लिखा हुआ था। अच्छा, हिस्टोग्राम में हम आ जाते हैं। अच्छा, अब आप ये पूछ रही हैं कि बिन्स क्या हैं। जी सर। अच्छा, बिन्स इसमें बेसिकली ये होता है कि अब आप देखें कि मैंने उसको मार्क्स दिए हैं, ठीक है। मार्क्स सेंड जी। किए मैंने उसको। अब उसको मैंने बताना है कि भाई तुमने इसको कितनी रेंजेस में डिवाइड करना है, ठीक है। अब मेरे पास मैंने ये तो नहीं बताया ना कि तुम्हें इस मार्क्स को जो है वो किस तरह से डिवाइड करना है। मुझे तो रेंजेस चाहिए कि 45 से 50 का क्या डाटा है, कितना रेंज है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो डाटा को देखता है,
और उसकी बेस पे जो फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से ये कितना रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने रिकॉर्ड है ना, उसमें से वो उस डाटा फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइटैनिक का डाटा सेट है ना, मेरे पास 890 रिकॉर्ड्स हैं। अब उसमें मैंने फेयर रेंज का हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है कि कितनी रेंज के कितने लोग थे। ठीक है, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि भाई ये मेरे बंदे थे, उसको सिर्फ मैं ये डाटा दूंगा। ठीक है, अब उस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मुझे वो बता देगा कि कितनी बनानी है। ठीक है, ये बिन्स बताएंगे कि तूने इस डाटा को कितनी रेंजेस में डिवाइड करना है। ठीक है, किस चीजों में डिवाइड करोगे आप। ठीक है, अब वो किस तरह से बताएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको हम क्लियर करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आई क्या मतलब है इसका। ये देखें, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब मैं उसको जितनी दूंगा बिन्स, वो उस डाटा को उतनी डाटा में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम देखते हैं कि मैं कहता हूँ तुम छः छः हिस्सों में डिवाइड करो, मुझे 6 हिस्सों में बताओ कि कितना डाटा मेरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो वो खुद ही बता देगा, 6 बना देगा। ठीक है, ये रेंजेस उसने खुद ही बना ली कि हाँ ठीक है, इतनी रेंज में तुम्हारा इतना है, इतनी रेंज में तुम्हारा इतना है। तो ये मैं इसको जितना मर्जी ज्यादा कर सकता हूँ, जितना मर्जी छोटा कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं उसको बिन्स बता सकता हूँ। और वो मेरे डाटा को, ये डाटा की स्प्रेडनेस जो है वो उस हिसाब से मुझे बिन्स में डिवाइड करके बता देगा कि हाँ इतनी रेंज में इतना है, इतनी रेंज में इतना है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ बड़ी रेंज हो तो मैं छोटी बिन्स दे दूंगा, 4 बिन्स दे दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हर छोटे से छोटी रेंज में पता चले तो मैं ज्यादा बिन्स बनवा लूंगा। तो ये बिन्स हमें वो बता रही है। सॉरी मैं ये डाला भूल गया, तो ये आप एज कलर से आपको पता चल जाता है उसने कौन सी रेंज के लिए क्या बनाया है। ठीक है मैम। जी सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके।